अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। और यूएचएस का जो पेपर है वो अब आपके सामने आ चुका है और बायोलॉजी का जो सेक्शन है वो मैं आपके सामने रिव्यू करने जा रहा हूँ। कुछ चीज़ें हैं, कुछ रिव्यूज़ हैं, कुछ मुख्तसर सी बातें हैं और वो मैं चाहता हूँ कि पहले आप ज़रा समझ लें। लेकिन पेपर ओवरऑल तौर पर इजी था, ठीक है। हाँ, उसमें ये था कि क्वेश्चन नंबर जैसे क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 18 अकॉर्डिंग टू द पेपर 1 कोड 1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 और 18 जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जब की अनाउंस हुई तो उसके अंदर 18 और 2 के अंदर एरर्स थे। ऑप्शन जो है वो मैच नहीं कर रहे थे क्वेश्चंस के साथ, तो उनको कर दिया गया डिलीट। तो वो क्वेश्चंस आप नहीं देखिएगा, उन क्वेश्चंस में एरर था तो वो ख़त्म हो गया, उसके ग्रेस मार्क्स आपको मिल जाएंगे। अच्छा, अब बाकी के जो क्वेश्चंस थे वो काफ़ी हद तक ईजी थे। ज़्यादातर जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपकी बुक से हैं। एक दो क्वेश्चंस ऐसे थे जो मैंने देखे तो फेडल की बुक से आ गए थे, तो कोई मसला नहीं है। आपका जो सिलेबस होता है उसके अंदर पंजाब बोर्ड भी शामिल होती है और फेडरल बोर्ड भी उसमें मेंशन होती है, तो इसलिए दोनों किताबों को, दोनों बुक्स को आपको पढ़ना चाहिए। बाकी ओवरऑल तौर पर अच्छी बात यह है कि जेनेटिक्स के जो बहुत मुश्किल क्वेश्चन आया करते थे वो अब नहीं आए। बहुत ज़्यादा टिपिकल, जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटीज़ वगैरह निकालनी होती हैं, वो आपकी जो है वो क्वेश्चन पेपर में नहीं थे। ज़्यादातर जो क्वेश्चन मैंने देखे वो ये थे कि आपकी बुक की जो लाइंस थी उनसे एज इट इज़ वो क्वेश्चन जो है वो बनकर आए हुए थे। कुछ एक दो क्वेश्चन थे जो थोड़े से कॉन्सेप्चुअल थे, तो जब हम डिस्कस करेंगे तो उसके आंसर आपको बहुत ईजीली पता लग जाएंगे। तो ये कुछ जनरल सी बातें हैं, इनको मद्देनज़र रखते हुए आपको क्वेश्चन को देखना है, अच्छी तरह समझना है। हाँ, एक क्वेश्चन के बारे में बच्चों ने मुझसे कहा था, क्वेश्चन नंबर 11 का एक इशू ये था कि उसका जो आंसर मार्क था वो गालिबन बी मार्क था, लेकिन इसका सही आंसर ए था। तो वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया उसकी वजह क्या है, तो वहाँ वो आप देख लीजिएगा। तो अब इंशाल्लाह इस छोटी सी डिस्कशन के बाद हम चलते हैं अपने मेन पेपर की तरफ, जिसमें आपको अब पता लगेगी कि एग्जैक्ट जो आंसर थे उसकी असल वजह क्या है। तो चलते हैं अपने एग्जामिनेशन पेपर की तरफ। Example of viruses having a polyhedral capsid that is with 252 isomers। एक ऐसा वायरस की एग्जाम्पल जिसमें पॉलीहेड्रल कैप्सिड हो। पॉलीहेड्रल कैप्सिड का मतलब यह आइकोसाहेड्रल कैप्सिड की एक टाइप है जो कि इस तरह के शेप में आपको नजर आता है ऐसा, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं पॉलीहेड्रल कैप्सिड, और उसमें जो नंबर ऑफ कैप्सोमेयर्स होते हैं उसकी क्वांटिटी आपको गिवन है 252 कैप्सोमेयर्स। तो ये बात फेडल की टेक्स्ट बुक में मेंशन है, ये फैक्ट। और इस वायरस का नाम होगा एडिनो वायरस। ऐसे वायरस को हम एडिनो वायरस कहते हैं क्योंकि इसके पास 252 कैप्सोमेयर्स इसके कैप्सिड में एग्जिस्ट करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एडिनो वायरस इज द राइट आंसर। द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ मीजल्स इज, मीजल्स का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन होगा, यानी कि वो कौन सा ऑर्गेनिज्म या फैक्टर है जिसकी वजह से मीजल्स, यानी कि उर्दू जबान में जिसको हम कहते हैं खसरा, इसकी बीमारी होती है। तो इसके दो वायरसेस होते हैं पैरामिक्सो वायरस के। ये जो पैरामिक्सो वायरस का ऑप्शन है, इसके दो वायरसेस मशहूर हैं, जो कि एक होता है मीजल्स, एक है मीजल्स और एक है मम्स। तो मीजल्स और मम्स इसके एग्जाम्पल में आता है। और ये कौन सा आरएनए है, ये नेगेटिव एसएस आरएनए वायरस होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पैरामिक्सो वायरस इज द राइट आंसर। इन द लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज लाइसोजाइम आर रिक्वायर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप ऑफ इन्फेक्शन प्रोसेस। बैक्टीरियोफेज का जो लाइफ साइकिल होता है उसमें जब एक, लेट सपोज एक बैक्टीरिया है, ठीक है, और इस पर जब कोई बैक्टीरियोफेज वायरस अटैक करता है, तो इस बैक्टीरियोफेज वायरस को जब अपने पार्ट को या अपने जीनोम को इस बैक्टीरिया की बॉडी में इंजेक्ट करना होता है, तो ये अपनी बॉडी से एक एंजाइम रिलीज करता है। और वो एंजाइम क्या करता है, वो एंजाइम इस बैक्टीरिया की सेल वॉल को डाइजेस्ट कर देता है। अब इससे क्या बेनिफिट होगा, इससे ये बेनिफिट होगा कि बैक्टीरिया की बॉडी का जो जीनोम है वो फिर अंदर पेनिट्रेट हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं पेनिट्रेशन। अब क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं कि जो लाइसोजाइम रिलीज हुआ था, इस लाइसोजाइम में कौन से प्रोसेस में मदद की, तो इसने पेनिट्रेशन में हेल्प की है। सो ऑप्शन बी, पेनिट्रेशन इज द राइट आंसर।
डैश इज ट्रांसमिटेड थ्रू इन्फेक्टेड ब्लड एंड हाइपोडर्मिक सिरिंजेस। इनमें से कौन है जो इन्फेक्टेड ब्लड और हाइपोडर्मिक सिरिंजेस से ट्रांसफर हो सकता है? यानी कि ऐसी कोई सिरिंज जो किसी पेशेंट पर इस्तेमाल हुई हो और ऐसा कोई ब्लड जो इन्फेक्टेड पर्सन का हो, उसके जरिए इन चारों में से कौन सी चीज है जो ट्रांसफर हो सकती है? तो HIV इस बारे में बहुत मशहूर है, जो एड्स की बीमारी को कॉज करता है, और ये दोनों ट्रांसमिशन ऑफ एड्स में आते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। In the Calvin cycle, carbon dioxide react with RuBP to produce. कैल्विन साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड जब RuBP से रिएक्ट करता है तो उससे क्या प्रोड्यूस होता है? तो कैल्विन साइकिल के अंदर सबसे पहले जब RuBP होता है, जो कि एक 5 कार्बन कंपाउंड है, और एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है जो कि 1 कार्बन कंपाउंड है, जब ये दोनों सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं तो इसके रिएक्शन से सबसे पहले ये होता है कि 5 और 1 एक 6 कार्बन कंपाउंड इंटरमीडिएट बनता है, जो कि अनस्टेबल होता है। एक अनस्टेबल 6 कार्बन कंपाउंड बनता है। फिर वो जो 6 कार्बन कंपाउंड है वो ब्रेक हो जाता है, और उसके ब्रेक होने से 6 कंपाउंड बनते हैं, और वो 3 3 कार्बन के 6 कंपाउंड बनते हैं। यानी कि 3 3 कार्बन के 6 कंपाउंड हमारे पास इसकी फॉर्मेशन होती है, क्योंकि शुरू में जो इसकी क्वांटिटी होती है 3, और इसकी भी कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मॉलिक्यूल होते हैं, तो इसके भी 3 मॉलिक्यूल बनते हैं। फिर ये जब 3 कार्बन में कन्वर्ट होते हैं तो डबल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो 6 कार्बन वाला कंपाउंड है जो कि अनस्टेबल कंपाउंड है, पहले यही बनता है। तो इसका सही आंसर होगा 6 कार्बन अनस्टेबल इंटरमीडिएट कंपाउंड। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। विच ऑप्शन इज करेक्ट अबाउट क्लोरोफिल मॉलिक्यूल? इसमें से कौन सी बात क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के बारे में सही है? तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के बारे में ये बात बिल्कुल सही है कि इसका फॉर्मूला C55H70O6N4Mg होता है। ये एक क्लोरोफिल बीटा का फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बिल्कुल सही लिखा हुआ है। बाकी जो कह रहे हैं प्रोफायरिंग रिंग विथ नाइट्रोजन इन सेंटर, ये बात गलत है। इसमें नाइट्रोजन सेंटर में नहीं होता, बल्कि मैग्नीशियम सेंटर में होता है। मिथाइल ग्रुप ऑन द सेकंड पायरोल रिंग। तो देखें, ये बात याद रखें, ये जो क्लोरोफिल के बारे में बात हो रही है, ये कार्बन, ये बीटा कार्बन है, इसमें एक तो मिथाइल ग्रुप नहीं होता, और मिथाइल ग्रुप सेकंड पायरोल रिंग में नहीं होता, बल्कि फर्स्ट पायरोल रिंग के पास जो है वो मिथाइल ग्रुप होता है। तो इसलिए ये ऑप्शन बी हमारा गलत हो जाएगा। और एल्डिहाइड ग्रुप ऑन सेकंड पायरोल रिंग, ये वाली बात भी गलत है। याद रखिएगा, ये दोनों ग्रुप, मिथाइल ग्रुप भी और एल्डिहाइड ग्रुप, ये दोनों सेम पायरोल रिंग पर होते हैं, और वो है फर्स्ट पायरोल रिंग। ये दोनों के दोनों फर्स्ट पायरोल रिंग पर एग्जिस्ट करते हैं। तो बी, सी और डी तीनों गलत हैं। ओनली ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। In the journey of electron from the photosystem 2 to photosystem 1, plastocyanin is reduced by। फोटोसिस्टम 2 से जब फोटोसिस्टम 1 में इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफरिंग होती है, देखिए एक होता है हमारे पास फोटोसिस्टम 2, उसके बाद होता है हमारे पास फोटोसिस्टम 1। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे आता है, इस तरह आता है अब जब इलेक्ट्रॉन इस तरह ट्रैवल करता है तो इसमें अलग अलग तरह के कैरियर्स होते हैं जो उसकी मदद करते हैं, जिनमें सबसे पहला होता है प्लास्टोकिनॉन, उसके बाद होता है साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स, और उसके बाद होता है प्लास्टोसायनिन। अब आपसे क्या कह रहे हैं? आपसे ये कह रहे हैं कि जब इलेक्ट्रॉन इस फोटोसिस्टम 2 से फोटोसिस्टम 1 के पास जाता है तो उसमें ये जो प्लास्टोसायनिन है, ये वाला जो कंपाउंड है, ये रिड्यूस किसके जरिए होता है? मतलब रिड्यूस का मतलब जब ये इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है तो ये रिड्यूस हो जाता है। ठीक है ना? तो सवाल ये पूछ रहे हैं कि रिड्यूस किसके थ्रू हो रहा है? तो ये रिड्यूस जो होता है वो साइटोक्रोम के जरिए होता है, क्योंकि साइटोक्रोम की ऑक्सीडेशन के बाद इसकी रिडक्शन होती है। तो इसको रिड्यूस करने वाला कंपाउंड कौन है? साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, साइटोक्रोम इज द राइट आंसर। Enzyme NADP reductase is responsible for। एंजाइम NADP reductase किस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो क्या काम करता है, ये बताना है। तो NADP रिडक्टेज का काम जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के लास्ट में होता है। NADP रिडक्टेज जो है, इसका काम क्या है? ये जो एंजाइम है,
ये NADP को कन्वर्ट करके NADPH2 बना देता है। ठीक है, और ये काम ये कैसे कर पाता है? ये काम ये करता है हाइड्रोजन को रिसीव करवाकर, हाइड्रोजन आइंस और इलेक्ट्रॉन्स को ये एक्सेप्ट करता है और इस तरह से रिड्यूस करके इस हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन को NADPH को ट्रांसफर कर देता है। तो देखें, इसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिडक्शन। इसको हम क्या कहेंगे? रिडक्शन कहेंगे। रिडक्शन किसकी हो रही है? NADP की रिडक्शन हो रही है, तो इसका आंसर होगा रिड्यूसिंग NADP। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। If the PS2 during light reaction receive electron from splitting, PS2 जो होता है, जो सबसे पहले फोटो सिस्टम 2 है, आपने पढ़ा होगा कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है वो फोटो सिस्टम 2 से फोटो सिस्टम 1 की तरफ ट्रेवल करती है। अब देखिए, जब लाइट आई, रोशनी जब आई, रोशनी की एनर्जी आई, लाइट के फोटॉन्स आए, तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में ट्रांसफर हो गए। अब यहां पर क्या हो गया? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। इलेक्ट्रॉन क्या हो गए भाई? लॉस हो गए। अब सवाल है कि जो इलेक्ट्रॉन यहां से चले गए, तो इस इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को कौन पूरा करेगा? तो उसको पूरा करने के लिए वाटर होता है। वाटर जब ब्रेक होता है, फोटोलाइसिस होती है वाटर की, तो उससे दो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं जो यहां पर आके इसकी कमी को पूरा कर देते हैं। दो प्रोटॉन रिलीज होते हैं और ऑक्सीजन एटम रिलीज होता है। तो वो तो रिलीज हो जाता है, वो तो किसी काम का नहीं है। ऑक्सीजन हो गया बाय प्रोडक्ट। हाँ, इसमें जो दो इलेक्ट्रॉन है, ये दो इलेक्ट्रॉन इस फोटो सिस्टम को फिर क्या करेंगे? रिड्यूस कर देंगे और दोबारा से उसको रिचार्ज कर देंगे। तो क्वेश्चन में हमसे ये पूछ रहे हैं कि जो फोटो सिस्टम 2 जो होता है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन रिसीव होते हैं वो किसकी स्प्लिटिंग से होते हैं? तो वो वाटर की स्प्लिटिंग से होते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वाटर इज द राइट आंसर। मोनोसेक्राइड हैव अ जनरल फॉर्मूला रिप्रेजेंटेड बाय। मोनोसेक्राइड का जो जनरल फॉर्मूला है वो कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? तो देखिए, एक होते हैं कार्बोहाइड्रेट, एक होते हैं मोनोसेक्राइड। कार्बोहाइड्रेट का जो जनरल फॉर्मूला है वो अक्सर इस तरह लिखते हैं CxH2O होल वाई। ये कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला है। लेकिन अगर आपसे मोनोसेक्राइड का जनरल फॉर्मूला कह रहे हैं, तो मोनोसेक्राइड के जनरल फॉर्मूला लिखने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि आप CH2O लिखो और CH2O लिखकर आप N लिख दो, एक तरीका तो ये है। ठीक है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका ये बन सकता है कि आप जो है इस N को ट्रांसफर कर दो इस H2O के साथ और कार्बन को आप अलग से मेंशन कर दो। ये भी एक तरीका है जिसको आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ज्यादा बेहतरीन तरीका ये होगा कि कार्बन के साथ भी N आ जाएगा और H2O के साथ भी N आ जाएगा। तो ये ज्यादा बेस्ट आंसर होगा, मगर मसला ये है कि आपकी जो की है, ऑफिशियल की जो की है, उसके अंदर इसको बी मार्क किया है जो कि गलत है। ठीक है, तो आप सही आंसर क्या मार्क करेंगे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्योंकि ये जो ऑप्शन नंबर बी है इसमें मिस्टेक है, इसमें एरर है। तो ऑप्शन नंबर बी आप मार्क नहीं करेंगे, बल्कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो इज द राइट आंसर होगा। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वाटर इन बोन सेल्स? बोन सेल्स में वाटर की परसेंटेज कितनी होती है? तो बोन सेल्स में वाटर की परसेंटेज होती है 18 टू 20% तक। सबसे कम परसेंटेज ऑफ वाटर आपको बोन सेल्स में मिलता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन में बी, 20% इज द राइट आंसर। वाई ग्लिसरॉल रिएक्ट विथ फैटी एसिड? ग्लिसरॉल फैटी एसिड के साथ बॉन्ड क्यों बनाता है? जब फैटी एसिड ग्लिसरॉल के साथ बॉन्ड बनाता है तो विच टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड विल फॉर्म? तो देखिए, ग्लिसरॉल जो है इसमें क्या होता है? इसमें होता है हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और जो फैटी एसिड है इसके पास क्या होता है? इसके पास होता है COOH। अब होता ये है कि जब इन दोनों में बॉन्ड बनता है तो जो ग्लिसरॉल है वो अपना हाइड्रोजन देता है और फैटी एसिड देता है अपना हाइड्रोक्साइड। अब जब एक का हाइड्रोजन और एक का हाइड्रोक्साइड चला जाता है तो उससे क्या होगा? इन दोनों में बॉन्ड बन जाएगा। ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को हम COO भी कह सकते हैं, और COO बॉन्ड वाले बॉन्ड को हम कहते हैं ईस्टर। तो इसको ईस्टर बॉन्ड कहा जाता है।
इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ईस्टर बॉन्ड इज द राइट आंसर। पॉलीसेकेराइड इन प्लांट आर सिंथेसाइज्ड बाय द प्रोसेस ऑफ। पॉलीसेकेराइड क्या होता है? पॉलीसेकेराइड कहा जाता है ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स को, कार्बोहाइड्रेट्स की ऐसी टाइप जिनके अंदर बहुत सारे मोनोसेकेराइड्स आपस में कनेक्टेड हों, आपस में कंबाइन हों, और कंबाइन होकर एक लॉन्ग चेन ऑफ सेकेराइड्स की चेन बना लें। इसको हम कहते हैं पॉलीसेकेराइड। अब क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं कि ये जो पॉलीसेकेराइड की सिंथेसिस है ये कैसे होती है? तो पॉलीसेकेराइड्स असल में मोनोसेकेराइड से बनता है। तो ये जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल होते हैं इनको हम कहते हैं मोनोसेकेराइड्स। और जब ये मोनोसेकेराइड्स कंडेंसेशन करते हैं, कंडेंसेशन का मतलब जब ये कंबाइन होते हैं और पॉलीमराइज होते हैं, तो कंडेंस होने के बाद ये कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? पॉलीसेकेराइड में। तो पॉलीसेकेराइड आर सिंथेसाइज्ड बाय कंडेंसेशन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। Which of the following process is involved in breakdown of protein into amino acid? इनमें से कौन सा प्रोसेस ऐसा है जिसके जिसकी वजह से प्रोटीन ब्रेकडाउन होता है और प्रोटीन ब्रेकडाउन होकर अमाइनो एसिड्स बनाता है? उस प्रोसेस का नाम बताना है। तो उस प्रोसेस का नाम, प्रोटीन ब्रेकडाउन होकर अमाइनो एसिड बनाए, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को हम कहेंगे हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक लार्ज मॉलिक्यूल को ब्रेक करके स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोलिसिस इज द राइट आंसर। द हाइड्रोफिलिक एंड ऑफ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल इज पोलर। फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल का जो हाइड्रोफिलिक एंड होता है वो पोलर है। तो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इसके पोलर होने की असल वजह कौन है? तो देखिए, फॉस्फोलिपिड का जो मॉलिक्यूल है इसके टोटल दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है इसका फॉस्फेट ग्रुप, PO4 का जो ग्रुप है, और दूसरा इसमें होती हैं फैटी एसिड की ऐसी चेन्स। ठीक है, तो ये फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल, बाकी उसके ऊपर एक अमाइन ग्रुप भी होता है, ये एक अलग बात है। अब एक में याद रखिएगा कि इसका जो ये ऊपर वाला पार्ट है ये होता है हाइड्रोफिलिक हेड, हाइड्रोफिलिक हेड। और ये वाला जो सारा पोर्शन है इसको हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक टेल। अब क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं कि जो हाइड्रोफिलिक हेड है इसके पोलर होने की असल वजह क्या है? हम ये बात जानते हैं कि ये पोलर है और ये वाला जो पार्ट है वो नॉन पोलर होता है। अब पोलर होने की असल वजह है PO4, क्योंकि PO4 पे जो चार्ज है वो नेगेटिव होता है। तो इस नेगेटिव चार्ज की वजह से ये जो PO4 वाला पार्ट है ये पोलर जनरेट होता है। तो इसका असल वजह होती है फॉस्फेट ग्रुप। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। Which monosaccharide will form glucopyranose ring in a solution? एक ऐसा कौन सा मोनोसेकेराइड है जो ग्लूकोपायरानोज रिंग बनाता है? अब ये ग्लूकोपायरानोज रिंग क्या है? ग्लूकोपायरानोज रिंग का मतलब एक हेक्सागोनल रिंग, हेक्सागोनल रिंग। तो जैसे कार्बन होते हैं, इसके 6 कार्बन अगर आपको नजर आए, ऐसा हेक्सागोनल रिंग आपको नजर आए जिसमें एक ऑक्सीजन हो और उसके बाद एक कार्बन यहाँ पर हो। ठीक है, बाकी इसमें हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन हो। ठीक है, और उसके अलावा फिर हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोक्साइड का ग्रुप प्रेजेंट हो, हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोक्साइड हो। तो इसको हम कहते हैं ग्लूकोपायरानोज रिंग। और ये ग्लूकोपायरानोज रिंग जो है ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए खास तौर पर बनता है। जितने भी हेक्सोज शुगर होती हैं उसमें जो ग्लूकोज है ये ग्लूकोपायरानोज रिंग बनाता है। बाकी फ्रक्टोज जो है वो पेंटोज रिंग बनाता है। फ्रक्टोज का जो रिंग होता है वो पेंटोज रिंग है। राइबोज का भी पेंटोज रिंग होता है, इसका भी पेंटोज शुगर वाला रिंग है। डीऑक्सीराइबोज का भी पेंटोज रिंग ही होता है। तो ये सब पेंटोज रिंग बनाते हैं, लेकिन इसमें जो ग्लूकोज है ये हेक्सोज रिंग बनाता है, हेक्सागोनल रिंग बनाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स? इनमें से कौन सा काम ऐसा है जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स करता है?
गोल्जी कॉम्प्लेक्स का असल काम क्या है? ये सेल में आने वाली जितनी चीजें होती हैं ये उनको लाइसोसोम के जरिए डाइजेस्ट करवाता है, मगर ये काम इनडायरेक्टली गोल्जी बॉडी का होगा। डायरेक्टली तौर पर ये काम गोल्जी बॉडी का नहीं है, ये काम वैसे लाइसोसोम का होता है। ठीक है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। ऑटोफेजी और ऑटोलाइसिस ये दोनों काम भी किससे रिलेटेड हैं? लाइसोसोम से ही रिलेटेड हैं। वो एक अलग बात है कि लाइसोसोम भी गोल्जी बॉडी बनाता है, मगर ये काम डायरेक्टली जो है वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स करता है। हाँ, सेल सिक्रीशन का जो काम है ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स का डायरेक्ट फंक्शन है, ये इसका प्राइमरी और डायरेक्ट फंक्शन कहलाता है। ठीक है, तो इट इज द डायरेक्ट फंक्शन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सेल सिक्रीशन इज द राइट आंसर। द न्यूक्लियस टेक्स डाइज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, न्यूक्लियस जो डाइज एक्सेप्ट कर लेता है। देखें एक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है। अब आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर जो है क्रोमेटिन नेटवर्क होता है। अब आप न्यूक्लियस के अंदर कोई डाई इस्तेमाल करते हैं, डाई मतलब कोई भी कलर, कोई भी कलरफुल केमिकल है। तो अगर आप कोई भी कलरफुल केमिकल उस न्यूक्लियस के अंदर डालेंगे तो वो जो कलरफुल केमिकल होगा वो उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। सही है, तो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जो डाई एब्जॉर्ब हो जाती है न्यूक्लियस में, ये किसकी वजह से होती है? तो ये इस क्रोमेटिन नेटवर्क की वजह से होती है, क्योंकि क्रोमेटिन नेटवर्क के अंदर बहुत सारे सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो डाइस के साथ एसोसिएट हो जाते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑर्गेनील विच इज ओनली फाउंड एट सीडिंग स्टेज इन द ऑयल सीड प्लांट। एक ऑयल सीड प्लांट है, अगर उसका सीड है, जैसे कैस्टर ऑयल सीड लेट सपोज अगर हमारे पास है कैस्टर ऑयल सीड। ठीक है, तो कैस्टर ऑयल का जो सीड होता है इसके अंदर ग्लाइऑक्सीजोम सबसे ज्यादा होते हैं। एक तो इसमें ऑयल कंटेंट ज्यादा होता है, इसमें हाई ऑयल कंटेंट होता है, इसमें ऑयल कंटेंट बहुत ज्यादा है। तो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि वो कौन सा ऑर्गेनील है जो ऑयल सीडिंग प्लांट में सबसे ज्यादा है। तो याद रखिएगा जो ग्लाइऑक्सीजोम है इसका काम ये होता है कि जो सीडेड प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो फैटी एसिड्स होते हैं, तो ये उस फैटी एसिड को कन्वर्ट करके कार्बोहाइड्रेट में बनाने का काम करता है, यानी कि उसको ग्लूकोज बनाता है और फिर उसकी ऑक्सीडेशन करवा के उससे एनर्जी प्रोड्यूस करवाता है। तो ये जो फैटी एसिड्स होते हैं ये एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी इसमें स्टोर होते हैं। तो ये जो ऑयल्स होते हैं इसमें फैटी एसिड्स होते हैं, उन फैटी एसिड से ग्लूकोज बनता है और फिर ग्लूकोज से एनर्जी बनती है। ये सारा काम जो है ये ग्लाइऑक्सिजोम का है, जो कि सिर्फ और सिर्फ सीडिंग स्टेज इन द ऑयल सीड प्लांट्स में होते हैं। सो ऑप्शन में बी इज द राइट आंसर। पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी प्रोड्यूस, पिट्यूटरी ग्लैंड का जो पोस्टीरियर लोब होता है वो इनमें से कौन से हार्मोन प्रोड्यूस करता है? तो देखें पिट्यूटरी ग्लैंड के दो लोब्स हैं, एक एंटीरियर पार्ट होता है इसका और एक पोस्टीरियर पार्ट है। एंटीरियर के हार्मोन अगर आपको याद रखने हैं तो आप एक वर्ड याद रख लें और वो है फ्लैट पिगम, FLATPGM। ठीक है, फ्लैट पिगम, इससे सारे जो है एंटीरियर लोब के हार्मोन आ जाएंगे। एफ और एल एच से FSH हो जाएगा, LH हो जाएगा, ACTH हो जाएगा, TSH हो जाएगा, प्रोलैक्टिन हो जाएगा, इसी तरह से ग्रोथ हार्मोन इसके ऑप्शन में आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो है MSH इसमें आ जाएगा। तो ये सारे हार्मोन जो है वो एंटीरियर लोब के होते हैं। हाँ, पोस्टीरियर के कौन कौन से हार्मोन हैं? पोस्टीरियर के दो हार्मोन होते हैं, एक होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन और दूसरा होता है ऑक्सीटोसिन। तो ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ये दो हार्मोन ऐसे हैं जो पोस्टीरियर पार्ट से सिक्रीट होते हैं। तो देखें थायराइड, ACTH और FSH ये सारे तो एंटीरियर के हार्मोन हैं, तो ये हमारे आंसर नहीं होंगे। तो इसका सही आंसर होगा एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ADH इज द राइट आंसर। In human, myelinated fibers, nerve impulses travel at meters per second. एक इंसान में जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होते हैं, देखिए न्यूरॉन दो तरह के होते हैं ना, आपने पढ़ा होगा। न्यूरॉन जो है वो दो तरह के होते हैं, एक होता है माइलिनेटेड न्यूरॉन और एक होता है नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। जैसे लेट सपोज ये वाला जो मैं न्यूरॉन बना रहा हूँ
ये एक नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन है। और एक न्यूरॉन और हो सकता है, वो किस तरह का होगा? एक न्यूरॉन और होता है, जैसे लेट सपोज कि अगर मैं बात करता हूं मोटर न्यूरॉन की, तो जैसे लेट सपोज एक मोटर न्यूरॉन है और वो मोटर न्यूरॉन मसल्स के साथ कनेक्टेड है, तो आपने पढ़ा होगा कि मोटर न्यूरॉन के पास ऐसी माइलिन शीट्स होती हैं। इसके पास क्या होते हैं? इसके बाद शॉन सेल्स होते हैं, माइलिन शीट्स होती हैं। तो ये वाला जो न्यूरॉन है इसको हम क्या कहेंगे? ऐसे न्यूरॉन को हम कहते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन। तो अब हमारे पास दो तरह के न्यूरॉन्स हो गए, एक हो गए नॉन माइलिनेटेड, एक हो गए माइलिनेटेड। तो क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं कि जो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स है, इसमें जो स्पीड जब नर्व इम्पल्स ट्रेवल करती है, तो उसमें नर्व इम्पल्स की स्पीड क्या होती है? तो देखिए, याद रखिएगा कि जो माइलिनेटेड न्यूरॉन होता है, इसमें जो नर्व इम्पल्स है वो ऐसे डायरेक्ट स्ट्रेट फॉर्म में ट्रेवल करती है। जो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन है उसमें जो स्पीड है वो डायरेक्ट ट्रेवल करती है। मगर माइलिनेटेड न्यूरॉन में वो जंप करती है, जिसको हम कहते हैं नोड टू नोड ट्रांसमिशन। इसमें क्या होता है? इसमें नोड टू नोड ट्रांसमिशन होता है। और नोड टू नोड ट्रांसमिशन की कम से कम स्पीड 100 है, ज्यादा से ज्यादा 120 है। उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 100 to 120 इज द राइट आंसर। निसल्स ग्रैन्यूल्स आर द ग्रुप्स ऑफ, निसल ग्रैन्यूल्स किसके ग्रुप्स होते हैं? निसल ग्रैन्यूल्स, देखें अगर आपने न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ा है, तो देखें एक न्यूरॉन का एक रिसीविंग पार्ट है, लेट सपोज, ठीक है, ये हो गया रिसीविंग पार्ट, और इसमें ये सोमा हो गया, और उसके बाद ये हो गए डेंड्राइट, ठीक है ना। तो अब आपने पढ़ा होगा कि एक न्यूरॉन में, जैसे लेट सपोज अगर एक सेंसरी न्यूरॉन है, जैसे लेट सपोज ये हो गया हमारा सेंसरी न्यूरॉन, तो इसमें ये जो आपको ऑरेंज कलर से नजर आ रही है, ये है माइलिन शीट। अब इस सेंसरी न्यूरॉन के अंदर ये जो पार्ट आपको नजर आते हैं, इसको हम कहते हैं निसल ग्रैन्यूल्स, या निसल सब्सटेंसेस भी कहते हैं इसको हम कहते हैं निसल्स सब्सटेंसेस या निसल्स ग्रैन्यूल्स। तो ये जो निसल सब्सटेंसेस या निसल ग्रैन्यूल्स हैं, इनके अंदर दो चीजें होती हैं। एक तो इसमें राइबोसोम्स होते हैं, और राइबोसोम के साथ इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह भी मौजूद होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा, क्वेश्चन में कह रहे हैं किसका ग्रुप होता है, तो ये राइबोसोम का ग्रुप होता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। During non-conducting state, the neuron membrane is permeable to efflux of। जब एक नॉन कंडक्टिंग स्टेट होती है, यानी कि एक ऐसी स्टेट जिसमें न्यूरॉन, यानी कि जिसको हम आरएमपी की स्टेट कहते हैं, आरएमपी की स्टेट में एक न्यूरॉन कौन से आयंस के लिए बहुत ज्यादा परमिएबल होता है? तो याद रखिएगा, नॉन कंडक्टिंग स्टेट में पोटेशियम जो है वो अंदर की तरफ ज्यादा होता है। एक नॉन कंडक्टिंग स्टेट में पोटेशियम आयंस अंदर की तरफ ज्यादा होते हैं, और सोडियम आयंस बाहर की तरफ ज्यादा होते हैं। और इसमें याद रखिएगा कि होता यह है कि कुछ चैनल्स होते हैं, और वो कुछ ना कुछ थोड़े बहुत पोटेशियम को बाहर भी निकालते हैं, और थोड़े बहुत सोडियम को अंदर भी लाते हैं। मगर याद रखिएगा, पोटेशियम जो है वो ज्यादा परमिएबल होता है एज कंपेयर टू सोडियम। पोटेशियम की परमिएबिलिटी ज्यादा होती है। तो ईफ्लक्स जिसका ज्यादा होता है वो पोटेशियम है, पोटेशियम का ईफ्लक्स ज्यादा होता है, और सोडियम का इनफ्लक्स कम होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पोटेशियम इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरोट्रांसमीटर इज लिंक आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम? वो कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बाहर आके काम करता है, आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम वर्क करता है? तो इसका आंसर है एसिटाइल कोलिन, क्योंकि एसिटाइल कोलिन मसल्स में रिलीज होता है, रिलीज इन द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो जब ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में रिलीज हो रहा है, तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन आउटसाइड द सीएनएस होता है। तो एसिटाइल कोलिन, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। डीपोलराइजेशन ड्यूरिंग कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स इज ड्यू टू, जब नर्व इम्पल्स की कंडक्शन होती है, तो उसमें डीपोलराइजेशन किस वजह से होता है ये बताना है। तो बहुत आसान सी बात है कि नॉर्मल जब हम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, तो उस ग्राफ में पहले तो आरएमपी की वैल्यू होती है, और आरएमपी कब होता है? अप्रोक्सीमेट -70 पर आरएमपी होता है। फिर जब नर्व इम्पल्स आती है, एक्शन पोटेंशियल होता है, तो ये ग्राफ ऊपर जाके नीचे आता है, और फिर इस तरह से दोबारा मेंटेन हो जाता है। अब इसमें अलग अलग वैल्यूज बनती हैं। ये वाला जो प्रोसेस है, इसको हम कहते हैं डीपोलराइजेशन। अब डीपोलराइजेशन में क्या होता है कि सोडियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं।
तो जब सोडियम चैनल ओपन होंगे तो क्या होगा, सोडियम बाहर जाएगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें आउटफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन होता है, इसमें इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन होता है, यानी कि सोडियम आयंस अंदर की तरफ आएंगे तो इससे क्या होगा, डीपोलराइजेशन बढ़ेगी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इनवर्ट मूवमेंट ऑफ सोडियम आयंस। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम? इनमें से कौन है जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का फीचर नहीं है, नॉट द फीचर ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम? तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम रेगुलेट द रिस्पॉन्स ऑफ विसरल ऑर्गन्स, इट इज नॉट द करेक्ट आंसर। इट मेंटेन द रिस्पॉन्स ऑफ नर्वस सिस्टम, तो इट इज नॉट द फीचर ऑफ, इट इज द फीचर ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सो ऑप्शन नंबर ए इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन, व्हेन वी टॉक अबाउट द ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी सेज दैट इट रेगुलेट, यानी कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम रेगुलेट द रिस्पॉन्स ऑफ स्केलेटल मसल्स। अब इट इज नॉट द फंक्शन ऑफ, it is not true about autonomic nervous system. Why? Because the skeletal muscles are contracted by somatic nervous system, not the autonomic nervous system. ठीक है, तो ऑप्शन में बी जो है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के लिए नॉट ट्रू है, और हमें भी नॉट ट्रू ही सर्च करना था। सो ऑप्शन में बी जो है वो इज द राइट आंसर। टेस्ट रिसेप्टर्स इज एन एग्जांपल ऑफ, टेस्ट रिसेप्टर्स किसके एग्जांपल है? टेस्ट रिसेप्टर्स केमिकल सब्सटेंसेस को डिटेक्ट करते हैं। तो हमारी जबान पर जो अलग अलग तरह के केमिकल सब्सटेंसेस आते हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं। तो क्योंकि केमिकल सब्सटेंसेस को डिटेक्ट करें तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कीमो रिसेप्टर्स इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू कॉर्डेट्स? इनमें से कौन है जो कॉर्डेट से बिलोंग करता है? देखिए, स्पाइडरमैन की अगर बात करें तो ये आर्थ्रोपोडा में आता है। अर्थवॉर्म की अगर बात करें तो ये आता है एनलिडा में। ट्रॉट फिश जो है ये पाइसिस में आता है, और स्टार फिश आता है इकाइनोडर्मेटा में। अब ये जो पाइसिस है, इट इज द ग्रुप ऑफ कॉर्डेट, इट इज द सब क्लास ऑफ कॉर्डेट, ये कॉर्डेट की सब क्लास है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ट्रॉट फिश इज द राइट आंसर। Which of the following statements is incorrect regarding the rate of enzymatic reaction? इनमें से कौन सी बात है जो रेट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन के बारे में सही मेंशन है, सही लिखी हुई है? तो रेट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए में हमें कह रहे हैं, अच्छा हमें इनकरेक्ट बात हो रही है तो हम ट्रू फॉल्स मार्क करेंगे। इंक्रीज इन एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज द रेट, इट इज द ट्रू, इट इज द ट्रू फैक्ट। और ऑप्शन नंबर बी सेज द इंक्रीज इन एंजाइम कंसंट्रेशन रिड्यूस द रेट, इट इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर बी, ऑल एंजाइम वर्क एट देयर मैक्सिमम रेट एट ऑप्टिमम टेम्परेचर, ये बात बिल्कुल ट्रू है कि जब ऑर्गेनिज्म, जब एंजाइम का आप ऑप्टिमम टेम्परेचर मेंटेन करते हैं तो उस वक्त एंजाइम अपने मैक्सिमम रेट को परफॉर्म करता है। ऑल एंजाइम वर्क एट मैक्सिमम रेट एट ऑप्टिमम टेम्परेचर, इट इज द ट्रू, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, यानी कि जो बात हमें फॉल्स नजर आ रही है, वो है ऑप्शन में बी, इंक्रीज इन एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन रिड्यूसेस द रेट। ऑप्शन में बी इज द राइट आंसर। इंड्यूस फिट मॉडल ऑफ एंजाइम एक्टिविटी सजेस्ट दैट एन एंजाइम, एक एंजाइम का जो इंड्यूस फिट मॉडल है वो सजेस्ट करता है, वो किस बात को, एंजाइम की कौन सी एक्टिविटी को सजेस्ट करता है, वो उस एक्टिविटी के बारे में हमें बताना है। तो इंड्यूस फिट मॉडल के बारे में पहली बात कह रहे हैं, कैन नॉट मॉडिफाई द एक्टिव साइट, इट इज नॉट ट्रू अबाउट द इंड्यूस फिट मॉडल, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, हमें ट्रू बात सजेस्ट करनी है कि कौन सी बात उसके बारे में सही है। अच्छा, कैन बाइंड टू द सिंगल सबस्ट्रेट, ये बात भी नॉट ट्रू है, क्योंकि याद रखिएगा जब एक एंजाइम थोड़ा सा मॉडिफाइड होता है, जैसे लेट सपोज जो इंड्यूस फिट मॉडल का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि इसमें एक से ज्यादा सबस्ट्रेट भी ऐड हो सकते हैं। ठीक है, ये एक से ज्यादा सबस्ट्रेट को अपने साथ अटैच कर सकता है, और जब ये एक से ज्यादा सबस्ट्रेट को अटैच करता है तो उसमें क्या होता है, इसकी जो एक्टिव साइट है वो थोड़ी मॉडिफाई हो जाती है अकॉर्डिंग टू द सबस्ट्रेट शेप। अब यहां देखें कि हुआ क्या है कि पहले ये एंजाइम एक फिक्स शेप का था, और जब इसके साथ एक से ज्यादा सबस्ट्रेट अटैच्ड हुए तो इस एंजाइम ने अपने शेप को क्या कर लिया भाई, मॉडिफाई कर लिया, अपने शेप को चेंज कर लिया। तो इंड्यूस फिट मॉडल यही कहता है कि एंजाइम अपने शेप को चेंज कर लेता है, मॉडिफाई कर लेता है। तो इसीलिए दोनों बातें जो है गलत लिखी हुई हैं, कि सिंगल सबस्ट्रेट वाली बात भी गलत है क्योंकि एक से ज्यादा सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट कर सकता है, और यूजुअली बिलोंग टू नॉन रेगुलेटरी, अब ये बात भी गलत है, इसको भी हम नॉट ट्रू ही मार्क करेंगे।
बिकॉज जो इंड्यूस फिट मॉडल वाले एंजाइम होते हैं इनको रेगुलेटरी एंजाइम कंसिडर किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सी के बारे में कह रहे हैं कैन कैटलाइज रिलेटेड रिएक्शन, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। तो इट इज द ट्रू अबाउट द इंड्यूस फिट मॉडल, जो एंजाइम जो सबस्ट्रेट इससे रिलेटेड है ये उन्हीं सबस्ट्रेट के साथ ही रिएक्ट कर सकता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। Chromosomal abnormality in Turner syndrome is represented by, क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटी जो टर्नर सिंड्रोम में होती है वो किससे रिप्रेजेंट की जा सकती है? टर्नर सिंड्रोम एक कंडीशन है और इस कंडीशन में क्या होता है, मिसिंग ऑफ क्रोमोसोम हो जाता है। मिसिंग ऑफ क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम की मिसिंग हो जाती है। नॉर्मल कंडीशन में जो फीमेल होती हैं उसमें एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है, मगर टर्नर सिंड्रोम वाली जो फीमेल्स हैं उनके पास एक क्रोमोसोम कम हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं एक्स जीरो कंडीशन। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो टर्नर सिंड्रोम का बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ allele at locus at that occur by chance, एक ऐसा चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज जो बाय चांस हो जाए। बाय चांस का मतलब ये है किसी अर्थक्वेक की वजह से हो जाए, इसी तरह से कोई डिजास्टर आ जाए। तो कोई अर्थक्वेक, कोई डिजास्टर है, कोई बड़ा पैंडेमिक है, उसकी वजह से अगर ऑर्गेनिजम्स की मौत हो गई है, ऑर्गेनिज्म डेथ हो गए हैं या ऑर्गेनिज्म माइग्रेट हो गए हैं, तो इससे क्या होगा, फ्रीक्वेंसी अचानक चेंज हो जाएगी। तो इस सडन चेंज होने को, बाय चांस चेंज को हम क्या कहते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन्स। वेस्टिजियल ऑर्गन्स ऐसे ऑर्गन को कहते हैं जो पास्ट में यूजफुल थे लेकिन जब उसी ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंट फॉर्म बनी है तो प्रेजेंट फॉर्म में वो नॉन यूजफुल है। तो ऐसे ऑर्गन्स को कहा जाता है वेस्टिजियल ऑर्गन्स। हमें इसका करेक्ट पेयर बताना है। तो हार्ट और लिवर तो अभी भी एक्टिव है, एक्टिव ऑर्गन्स हैं ये, तो इसलिए हमारा आंसर नहीं होगा। एयर मसल्स तो ठीक है मगर लिवर इसका आंसर नहीं हो सकता क्योंकि लिवर एक एक्टिव ऑर्गन है, तो इसलिए ऑप्शन में सी भी रॉन्ग हो जाएगा। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स तो सही है लेकिन हार्ट एक एक्टिव ऑर्गन है। हाँ, अगर एयर मसल्स और वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स दोनों एक ही ऑप्शन में हो तो इट कैन बी कंसिडर्ड एज द पेयर ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज द वेरिएशन विद इन अ जीन पूल? वेरिएशन किसे कहते हैं? वेरिएशन कहते हैं डिफरेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन द इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज। एक ही स्पीशीज के जो मेंबर्स हैं अगर उनमें डिफरेंस ऑफ कैरेक्टर क्रिएट हो जाए, जैसे आपने देखा इंसानों में क्या होता है कि कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई काला है, कोई गोरा है, तो ये क्या कहलाते हैं, इनको हम कहते हैं वेरिएशंस। तो एक जीन पूल के अंदर जो वेरिएशंस होती हैं ये किस वजह से इंक्रीज होती हैं, इसको इंक्रीज करने की वजह क्या है? तो असल में वेरिएशंस जो आती हैं वो म्यूटेशन की वजह से आती हैं। वेरिएशंस आर ड्यू टू म्यूटेशंस। तो म्यूटेशन कॉज द जेनेटिक वेरिएशंस। तो ऑप्शन नंबर सी, जीन म्यूटेशन इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो नेचुरल सिलेक्शन के बारे में ट्रू नहीं है, गलत लिखी हुई है? तो एक एक करके हम स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं और उसमें से ट्रू और नॉट ट्रू मार्क करते हैं। इट अफेक्ट्स वेरिएशन दैट आर हेरिटेबल, ये बात बिल्कुल ट्रू है कि जो नेचुरल सिलेक्शन है ये ट्रू हेरिटेबल वेरिएशंस पर अफेक्ट करती है। अच्छा, उसका ऑर्गेनिज्म में कह रहे हैं इट कैन इंप्रूव द अडेप्टेशन ऑफ स्पीशी, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। इससे ऑर्गेनिजम्स को एडॉप्शन में हेल्प मिलती है अपने अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट, जैसे एनवायरनमेंट में वो रह रहा है उस एनवायरनमेंट के हिसाब से वो अडॉप्ट हो सकता है। इट इज रीजनल इन नेचर, ये स्पेसिफिक रीजन में होती है, ठीक है, ओनली अकर इन अ स्पेसिफिक रीजन, किसी स्पेसिफिक इलाके, किसी स्पेसिफिक रीजन में जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनके साथ लिंक्ड है, तो ये बात भी बिल्कुल ट्रू है। हाँ, सिलेक्टेड बाय ब्रीडर, तो ये आर्टिफिशियल सिलेक्शन हो गया, ये हो गया आर्टिफिशियल सिलेक्शन। और हमसे क्वेश्चन में किसके बारे में पूछ रहे हैं, नेचुरल सिलेक्शन के बारे में पूछ रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो नॉट ट्रू फॉर नेचुरल सिलेक्शन। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। द फॉर्मूला कैलकुलेटिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ जीनोटाइप्स एंड allele इन अ पॉपुलेशन जीन पूल इज नोन एज, किसी ऑर्गेनिजम्स में, किसी पॉपुलेशन में अगर आप जीन फ्रीक्वेंसी की जो पॉपुलेशंस हैं, पॉपुलेशन की जो जीन फ्रीक्वेंसीज हैं अगर आप वो कैलकुलेट करना चाहते हो तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1।
और आमतौर पर जब हम इस पर हार्डी वेनबर्ग लॉ अप्लाई करते हैं तो वो हो जाता है पी प्लस क्यू होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये बनता है 2p प्लस 2pq प्लस QQ इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको बताता है कि जीन फ्रीक्वेंसी एलील्स की कितनी होगी। तो इस लॉ को हम क्या कहते हैं? इस लॉ को हम कहते हैं हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। इसको हम हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम इज द राइट आंसर। द आइडिया ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर वॉज प्रेजेंटेड बाय, वो कौन सा साइंटिस्ट है जिसने सबसे पहले आइडिया ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर का कॉन्सेप्ट दिया था? तो उसका नाम है जीन बैप्टीज लेमार्क। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्योंकि ये जो आइडिया है ये लेमार्किज्म कहलाता है। इस आइडिया को हम लेमार्किज्म कहते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। According to the endosymbiosis theory, flagella may be derived from the ingestion of prokaryotes similar to। एंडोसिम्बायोसिस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये जो ऑर्गेनिजम्स में फ्लैजिला आया है, ये कहाँ से आया है? तो ये फ्लैजिला जो है, ये जो स्पायरोशीट बैक्टीरिया होता है, इनकी इंजेक्शन से आता है, क्योंकि स्पायरोशीट बैक्टीरिया का जो शेप है वो बिल्कुल फ्लैजिला जैसा होता है। तो स्पायरोशीट बैक्टीरिया के शेप से कन्वर्ट होकर ये फ्लैजिला बना है। सो ऑप्शन नंबर सी, स्पायरोशीट इज द राइट आंसर। इंसुलिन कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू, इंसुलिन ग्लूकोज को किस चीज में कन्वर्ट करता है? तो देखिए, याद रखिएगा, इंसुलिन का जो वर्क है वो हमेशा एक्सेस ग्लूकोज पर होता है, जरूरत से ज्यादा ग्लूकोज। अगर आपकी बॉडी में एक्सेस ग्लूकोज है, जरूरत से ज्यादा ग्लूकोज है, तो इंसुलिन क्या करेगा? इस एक्सेस ग्लूकोज को यूटिलाइज करवाएगा, उसको इस्तेमाल करवाएगा। या तो यूटिलाइज करवाएगा या फिर स्टोर करवाएगा। अब स्टोर करने के दो तरीके हो सकते हैं। सबसे पहली फॉर्म होती है कि इसको ग्लाइकोजन बना दिया जाए, लेकिन ग्लाइकोजन हमारे ऑप्शन में है नहीं। और दूसरा होता है इसको फैट बना दिया जाए, फैट बनाकर स्टोर कर दिया जाए। अगर फैट बनाकर स्टोर किया जाएगा तो फिर उसको हम क्या कहेंगे? लिपिड्स कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी, लिपिड्स इज द राइट आंसर। अबाउट 70% ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरीड इन द ब्लड एज, 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे ब्लड में किस तरह ट्रेवल करती है? 70% तक जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो वाटर ऑफ आरबीसी से रिएक्ट करती है। वाटर ऑफ आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स के वाटर से रिएक्ट करती है। और जब ये वाटर ऑफ आरबीसी से रिएक्ट करती है तो इससे बनता है H2CO3। फिर क्या होता है? फिर ये H2CO3 ब्रेक हो जाता है और उससे बनता है HCO3 नेगेटिव आइन और H पॉजिटिव आइन, जिसमें HCO3 नेगेटिव इसको हम कहते हैं बाइकार्बोनेट आइन। इसको हम क्या कहते हैं? बाइकार्बोनेट आइन। तो याद रखिएगा, 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आइंस ट्रेवल करती है। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाइकार्बोनेट इज द राइट आंसर। द रेंज ऑफ नॉर्मल लंग कैपेसिटी इन ह्यूमन, इंसान के लंग्स की नॉर्मल कैपेसिटी कितनी है? तो नॉर्मल लंग कैपेसिटी जो है वो 5 to 6 लीटर होती है। ये 5000 ml से लेकर 6000 ml तक ये नॉर्मल एवरेज लंग कैपेसिटी ऑफ द ह्यूमन है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। रेस्पिरेशन इन सीडोमोनास बैक्टीरिया इज, सीडोमोनास बैक्टीरिया की रेस्पिरेशन कैसी है? ये ऑक्सीजन को यूज करते हैं फॉर देयर रेस्पिरेशन, और जो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन को यूज करते हैं उनको हम कहते हैं वो एरोबिक ऑर्गेनिजम्स हैं। तो दे आर एरोबिक ऑर्गेनिज्म। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन, ऑर्गेनिज्म का जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो किस बात पर डिपेंड करता है? तो वो डिपेंड करता है, क्योंकि ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये अपना फूड खुद बनाते हैं। तो ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, क्योंकि अपना फूड खुद बनाते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है कि दे आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस मोड। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। प्रोकैरियोटिक सेल लैक्स, प्रोकैरियोटिक सेल में किस चीज की लैकिंग होती है, किस चीज की कमी होती है? तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील हैं ये प्रोकैरियोटिक सेल के पास एग्जिस्ट नहीं करते, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, जैसे गोल्जी बॉडी है, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील हैं जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में जिनकी कमी होती है, जो कि नहीं होते।
बाकी मीजोसोम, राइबोसोम, स्टोरेज बॉडीज, ये सब प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बैक्टीरियल जीनोम बिकम डिप्लॉयड व्हेन, जब बैक्टीरियल जीनोम, कौन सा केस ऐसा है जिसमें बैक्टीरियल जीनोम डिप्लॉयड हो जाता है? तो याद रखिएगा, जब एक बैक्टीरिया होता है नॉर्मल कंडीशन में, तो उसके पास सिंगल डीएनए होता है। नॉर्मल कंडीशन में बैक्टीरिया का जो जीनोम है, ये सिंगल डीएनए, सिंगल क्रोमोसोम वाला होता है, सिंगल डीएनए होता है। लेकिन जब ये बैक्टीरिया अपने आप को रेप्लिकेट करने की कोशिश करता है, और जब ये बैक्टीरिया अपनी रेप्लिकेशन कर रहा होता है, तो उस वक्त इसका जो ये जो क्रोमोसोम है, इसमें पार्टीशन डेवलप होना शुरू हो जाता है। अब इसके क्रोमोसोम में हम क्या कहते हैं कि अब ये डबल डीएनए हो गया है, अब ये डबल डीएनए। और फिर क्या होता है, फिर ये होता है कि ये सेल अपने आप को ऐसे डिवाइड करता है, ठीक है, और इसके जो डीएनए के पीसेस थे, वो हाफ हाफ, एक एक जो बैक्टीरिया था उसके पास ट्रांसफर हो जाते हैं, यानी कि इसका जो पूरा डीएनए था वो हाफ हो जाता है। और फाइनली फिर ऐसा होता है कि एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया बन जाते हैं, और इसका जो क्रोमोसोम था या इसका जो डीएनए था, वो दोबारा से कैसा हो जाता है, दोबारा से सिंगल हो जाता है। नाउ भी अगेन सिंगल डीएनए वाला हो गया। अब आप यहां पर एक बड़ी अजीब सी बात देखें। देखिए, पहले ये सिंगल डीएनए था तो ये हैप्लॉइड था, फिर ये डबल डीएनए हो गया तो अब इसको हम डिप्लॉइड कहेंगे, फिर ये दोबारा सिंगल हो गया तो फिर ये अब कौन हो गया, अब ये हैप्लॉइड हो गया। तो जिस वक्त ये डबल डीएनए वाला था उस वक्त ये डिप्लॉइड था। तो क्वेश्चन में हमसे ये पूछ रहे हैं कि वो कौन सा टाइम है जिस वक्त बैक्टीरिया का जो जीनोम है वो डिप्लॉइड हो जाता है। तो इसका आंसर है बाइनरी फिशन के वक्त। जब एक बैक्टीरिया बाइनरी फिशन करता है तो उस वक्त वो डिप्लॉइड हो जाता है। सो ऑप्शन नंबर सी बिल इज द राइट आंसर। वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग फ्लैजिला, इनमें से कौन सी बात फ्लैजिला के बारे में सही लिखी हुई है वो बतानी है। फ्लैजिला जो है, अगर आप बैक्टीरिया के किसी भी सेल का फ्लैजिला अगर आप देखते हैं, तो फ्लैजिला एक बॉडी से कनेक्टेड होता है। इस बॉडी को हम कहते हैं बेसल बॉडीज। तो आमतौर पर एक बैक्टीरिया का जो फ्लैजिला है वो इस बेसल बॉडीज से कनेक्टेड होता है। तो ये वाली बात जो है बैक्टीरिया के बारे में, फ्लैजिला के बारे में बिल्कुल करेक्ट है। बाकी मैक्रो मोमेंट से बनता है, ये बात गलत है। इसमें सेंट्रल स्केल्स होते हैं, ये बात भी गलत है। इमोटाइल होता है, ये बात भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। विच ऑप्शन इज करेक्ट अबाउट एंडोस्पोर, एंडोस्पोर के बारे में कौन सी बात सही है? एंडोस्पोर के बारे में याद रखिएगा कि ये अनफेवरेबल कंडीशंस के दौरान बनता है। तो अनफेवरेबल कंडीशंस में जब ये एंडोस्पोर बनता है, तो उस वक्त क्या होता है, उस वक्त ये होता है कि कुछ एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं जिससे ये इस बैक्टीरिया की हिफाजत करता है। तो प्रोटेक्ट द बैक्टीरिया, तो ये बैक्टीरिया को एक्सट्रीम कंडीशन से बचाता है। अब एक्सट्रीम कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं? एक्सट्रीम कंडीशंस हो सकती हैं जैसे टेम्परेचर है, तो बैक्टीरिया को ये टेम्परेचर से बचाता है। केमिकल एजेंट से ये बैक्टीरिया की हिफाजत करता है। तो ये कुछ एक्सट्रीम कंडीशंस है जो बैक्टीरिया अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप को एंडोस्पोर में कन्वर्ट कर लेता है। तो इसका आंसर है एंड्योर्स एक्सट्रीम कंडीशंस। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बैक्टीरिया डिवाइड एट एक्सपोनेंशियल रेट ड्यूरिंग विच ग्रोथ फेज, वो कौन सा ग्रोथ फेज है जिसमें बैक्टीरिया एक्सपोनेंशियल रेट पर डिवाइड होता है? तो बैक्टीरिया की जिंदगी के चार फेजेस होते हैं। एक होता है लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज और डेथ फेज। जिसमें बैक्टीरिया जो सबसे ज्यादा डिवाइड होता है वो इस फेज में आकर है। तो चूंकि इस फेज में बैक्टीरिया का डिवीजन होता है, और डिवीजन चूंकि एक्सपोनेंशियल रेट पर होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉग फेज इज द राइट आंसर। मीजोसोम्स आर द इन्वेजिनेशन ऑफ बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर। मीजोसोम बैक्टीरिया की इन्वेजिनेशन है। सवाल है कि कौन से स्ट्रक्चर की इन्वेजिनेशन है? तो मीजोसोम जो होती है वो असल में सेल मेम्ब्रेन की इन्वेजिनेशन से बनती है। एक बैक्टीरिया में जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो इन्वेजिनेट हो जाती है, और बैक्टीरियल की सेल मेम्ब्रेन की इन्वेजिनेशन से मीजोसोम्स की फॉर्मेशन होती है। तो इसका आंसर है सेल मेम्ब्रेन। ऑप्शन में बी इज द राइट आंसर। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सारी चीजें कौन सी नहीं है?
तो देखिए ओवरीज, ओविडक्ट, सर्विस, दे ऑल द पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। लेकिन ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है ये टेस्टिस में होती है, और टेस्टिस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज द राइट आंसर। Which one of the following hormone is responsible for the labor pains in human female at the time of birth of baby? इनमें से कौन सा हार्मोन ऐसा है जो लेबर पेन को कॉज करता है? तो देखिए लेबर पेन जो होता है उसकी असल वजह है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस मसल्स। तो यूट्रस मसल्स की जो कॉन्ट्रैक्शन है वो होती है ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जब एक फीमेल में रिलीज होता है तो उसकी वजह से यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन शुरू होती है। तो इट इज द हार्मोन दैट कॉज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस मसल्स विच कॉज द लेबर पेन। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। फ्लूइड सेक्रेटेड बाय सर्टोली सेल्स, सर्टोली सेल्स ये टेस्टिस में होते हैं और ये क्या काम करते हैं, ये स्पर्म का ख्याल रखते हैं, इसलिए इनको नर्स सेल्स भी कहा जाता है। इनकी बॉडी से जो फ्लूइड सिक्रीट होता है वो लिक्विड मीडियम प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, किसको? स्पर्म्स को। तो स्पर्म्स की जो डेवलपमेंट है वो इस सर्टोली सेल्स की वजह से होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में बी, स्पर्म इज द राइट आंसर। कॉर्पस ल्यूटियम ड्यूरिंग फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल प्रोड्यूस। कॉर्पस ल्यूटियम फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल से मुराद ये है मेंस्ट्रुअल साइकिल में। मेंस्ट्रुअल साइकिल में कॉर्पस ल्यूटियम कब प्रोड्यूस होता है, कौन से प्रोसेस के दौरान प्रोड्यूस होता है? कॉर्पस ल्यूटियम तब प्रोड्यूस होता है जब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बनता है, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम की वजह से कॉर्पस ल्यूटियम क्या प्रोड्यूस करता है? कॉर्पस ल्यूटियम जब फीमेल में बनता है तो इस प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को प्रोड्यूस करता है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ फॉलिकल एट्रेसिया, फॉलिकल एट्रेसिया में इनमें से कौन सी बात होती है? तो देखिए फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है इसमें जो ओवरीज होती हैं इसमें सबसे पहले होते हैं कुछ प्राइमोडियल फॉलिकल्स, सबसे पहले होते हैं प्राइमोडियल फॉलिकल्स। अब फिर क्या होता है, फिर ये होता है कि एक एफएसएच हार्मोन इनको मिलता है। एफएसएच हार्मोन की वजह से इनमें से कुछ फॉलिकल जो है वो डेवलप्ड होना शुरू हो जाते हैं, और डेवलप्ड होने के बाद उनमें से भी सिर्फ एक फॉलिकल ऐसा होता है जो कंप्लीट डेवलप्ड होता है, बाकी के जो है वो डीकम्पोज होना शुरू हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। अब वो जो एक डेवलप्ड हो रहा है वो डेवलप्ड होने के बाद क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा हमारे पास ग्राफियन फॉलिकल, और बाकी के जो डीकम्पोज हो गए वो कहलाएंगे फॉलिकल एट्रेसिया। उसको हम क्या कहेंगे? फॉलिकल एट्रेसिया। तो ये असल में डी जनरेटेड फॉलिकल होते हैं जिसको हम फॉलिकल एट्रेसिया कहते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मेन फंक्शन ऑफ द एपिडिडाइमस इज टू, एपिडिडाइमस का मेन फंक्शन क्या है? एपिडिडाइमस क्या होता है कि मेल के जो टेस्टिस होते हैं इसके अंदर यहां होती हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, यहां पर होती हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। जब ये सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स अपनी अपनी सिक्रीशंस को ट्यूब्स के जरिए कलेक्ट करती हैं तो सबसे पहले वो सारी जो सिक्रीशंस हैं वो एक जगह आके जमा हो जाती हैं, और इस कंबाइंड डक्ट को, ये जो पूरा डक्ट बनती है, ये जो पूरी डक्ट कंबाइंड तौर पर बनती है, ये जो पूरा पार्ट है जो पूरे स्पर्म के ऊपर कनेक्टेड होता है, इसको हम कहते हैं एपिडिडाइमिस। और इसका काम क्या है? जितने भी स्पर्म यहाँ बनते हैं तो वो सारे स्पर्म यहाँ आ जाते हैं, तो ये स्पर्म्स को स्टोर भी करता है, स्पर्म को स्टोर भी करता है और उनको मिच्योर भी करता है। स्टोरेशन और मिच्योरेशन इसका प्रोसेस है, इसका काम है। तो ऑप्शन नंबर ए में हमसे कह रहे हैं कि इसका मेन फंक्शन बताना है, तो पहले तो ये स्टोर करेगा। अब जब स्टोर कर लिया और जब ट्रांसपोर्ट करने की बारी आएगी तो यही वो पार्ट है जो स्पर्म्स को आगे ट्रांसपोर्ट करेगा। तो स्पर्म को स्टोर करना, उसको मिच्योर करना और एट द टाइम ऑफ एजैक्यूलेशन को ट्रांसपोर्ट करना, ये सारे काम जो है वो किसके होंगे? एपिडिडाइमस के होंगे। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इमीडिएट नेक्स्ट स्टेज ऑफ स्पर्मेटोगोनिया डिफरेंशिएशन, स्पर्मेटोगोनिया की डिफरेंशिएशन के फौरन बाद कौन सा प्रोसेस होता है? तो देखिए सबसे पहले होता है स्पर्मेटोगोनिया। सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले होता है स्पर्मेटोगोनिया।
गोनिया। फिर वो स्पर्मेटोगोनिया करता है अपनी माइटोसिस। माइटोसिस से बहुत सारे सेल्स बनते हैं, जिनमें से हर एक सेल कहलाता है हर एक सेल जो है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। उसको हम कहेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। फिर यही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अपनी मियोसिस 2 करेगा, और इस मियोसिस 2 से दो सेल बनेंगे जो कि कहलाएंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, तो अब ये हमारे पास बन गए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो पहले प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट थे, स्पर्मेटोगोनिया क्या था, वो था 2n हैप्लॉइड था, और प्राइमरी ये भी हैप्लॉइड था। लेकिन इसके बाद जो सेकेंडरी बनता है ये डिप्लॉइड होता है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं कि स्पर्मेटोगोनिया के फौरन बाद कौन होता है, तो इसके फौरन बाद होता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंड्यूस्ड इन पेयर्ड क्रेनियल बोन्स? इनमें से कौन है जो इंक्लूडेड है, सॉरी इंक्लूडेड है इन पेयर्ड क्रेनियल बोन्स में? तो पेयर्ड कौन सी होंगी, तो मैं आपको एक बात बड़े आसान से बताऊं कि क्रेनियम की टोटल 8 बोन्स होती हैं। क्रेनियम की टोटल 8 बोन्स होती हैं। उसके नाम याद रखने का तरीका बड़ा आसान है। आप याद रख लें एफ टी, बल्कि पी एस ओ फैट, एक वर्ड याद रख लें, पी एस ओ एफ ई टी, पी एस ओ फैट। ठीक है, अब इसमें याद रखिएगा कि ये है पैराइटल, उसके बाद है स्फिनॉइड, उसके बाद है ऑक्सीपिटल, उसके बाद है फ्रंटल, एथमॉइड और टेम्पोरल। अब ये बात बड़ी आसान है, आपको ये याद रखनी है कि इसमें सिर्फ फर्स्ट वाली और लास्ट वाली जो है वो पेयर्ड है। फर्स्ट वाली और लास्ट वाली पेयर्ड है, बाकी सब अनपेयर्ड होती हैं। फर्स्ट वाली और लास्ट वाली पेयर्ड है, बाकी सब कैसी होंगी, बाकी सब अनपेयर्ड होती हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। तो इससे आपको याद आएगा कि टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती है। तो टोटल नंबर ऑफ बोन्स आपके पास 8 हैं। अब इसमें से पेयर दो होती हैं, एक प्राइटल और एक टेम्पोरल। आप देख लें आपके पास कौन सी ऑप्शन में गिवन है। ऑप्शन में आपके पास टेम्पोरल गिवन है, सो ऑप्शन नंबर ए टेम्पोरल इज द राइट आंसर। Which of the following skeletal disorder is an example of autoimmune disorder? इनमें से कौन है जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की कैटेगरी में आता है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब होता है सेल्फ वर्सेस सेल्फ, यानी कि हमारी बॉडी का अपना WBCs, हमारे जो अपने व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, वो हमारी बॉडी के ओन सेल्स को वो डैमेज करना शुरू कर दें, उनको किल करना शुरू कर दें। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। और ऐसा होता है रियूमेटॉइड आर्थराइटिस में। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में हमारे जो WBCs होते हैं वो साइनोवियल मेम्ब्रेन को अटैक कर देते हैं, जिससे जो जॉइंट्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। विच फीचर इज पोजेस्ड बाय स्मूथ मसल्स? इनमें से कौन सा फीचर है जो स्मूथ मसल्स के जरिए जो है पोजेस होता है, स्मूथ मसल्स रखते हैं? तो देखिए वॉलेंट्री जो काम है ये स्केलेटल मसल्स का काम है। इसी तरह से ब्रांच जो है ये कार्डियक मसल्स का काम है, ये कार्डियक मसल्स का फंक्शन है। स्ट्राइटेड अपीयरेंस ये कार्डियक और स्केलेटल दोनों पर अप्लाई होता है। हाँ, अनयूनी न्यूक्लिएटेड ये स्मूथ मसल का फंक्शन है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूनी न्यूक्लिएटेड इज द राइट आंसर। द accumulation of lactic acid in the muscles result in, लैक्टिक एसिड जो अक्यूमुलेट होता है मसल्स में, तो उसकी वजह क्या है, उसका क्या रिजल्ट निकलता है? तो लैक्टिक एसिड जब मसल्स में अक्यूमुलेट होगा तो इससे क्या होगा, एक्सट्रीम फैटीग होती है, थकावट होती है, इससे मसल्स जो है वो जैम हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए एक्सट्रीम फैटीग इज द राइट आंसर। थिक फिलामेंट इन द स्केलेटल मसल्स आर कंपोज्ड ऑफ। तो स्केलेटल मसल्स में आपसे पूछ रहे हैं कि जो मायोसिन होता है, बल्कि उसके अंदर जो सार्कोमेयर होता है, सार्कोमेयर में आपको दो तरह के प्रोटीन नजर आते हैं। एक होता है थिक प्रोटीन, एक होता है थिन प्रोटीन। अब इसमें ये जो थिन वाला प्रोटीन है, इसमें ये जो थिन वाला प्रोटीन होता है, यहाँ पर ये जो थिन प्रोटीन है, इसको हम कहते हैं क्या, इसको हम कहते हैं ट्रोपोनिन या एक्टिन प्रोटीन। जो थिन प्रोटीन है, जो बारीक वाला होता है, जो थिन प्रोटीन होता है, ये एक्टिन प्रोटीन है। और जो थिक प्रोटीन होता है ये मायोसिन प्रोटीन कहलाता है, ये मायोसिन से बनता है।
तो जो थिक प्रोटीन है ये मायोसिन से बनेगा, और जो थिन प्रोटीन है वो एक्टिन से बनेगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मायोसिन इज द राइट आंसर। सार्कोमेयर इज अ पार्ट ऑफ मायोफिब्रिल बिटवीन। सार्कोमेयर मायोफिब्रिल का एक पार्ट है जो किसके बीच में होता है ये हमें बताना है। तो सार्कोमेयर असल में जो अगर हम देखें तो ये पूरा जो सार्कोमेयर है, लेट सपोज इसकी मैं अलग अलग बैंड्स बना दूं, अलग अलग लाइंस बना दूं, तो इसमें ये जो पार्टीशंस हैं इसको हम कहते हैं जेड लाइंस। तो एक सार्कोमेयर दो कंटिन्यूअस जेड लाइंस के बीच में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मेडुला ऑब्लोंगेटा इज अ पार्ट ऑफ, मेडुला ऑब्लोंगेटा किसका पार्ट है? तो याद रखिएगा कि हमारे ब्रेन में, अगर मैं आपको एक रफली सी ब्रेन की डायग्राम बनाकर दिखाऊं, तो देखिए ये डायग्राम अगर हम ब्रेन की देखें तो इसके अंदर ये जो ऊपर वाला पूरा पार्ट आपको नजर आता है इसको हम कहते हैं फोर ब्रेन। और फिर उसके बाद ये जो बीच का छोटा सा हिस्सा है इसको हम कहते हैं मिड ब्रेन। ठीक है। और फिर उसके बाद रिमेनिंग पोर्शन जितना है नीचे का, ये सारा कहलाता है हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। अब यहां पर मेड्यूला ऑब्लोंगेटा किस जगह पर है? मेड्यूला ऑब्लोंगेटा जो होता है बिल्कुल लास्ट पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट है इसको हम कहेंगे मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। और मेड्यूला ऑब्लोंगेटा इज अ पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन। So option number C is the right answer. Which of the following is not a bone of upper limb? इनमें से कौन सी बोन ऐसी है जो अपर लिम्ब में नहीं होती, यानी कि हाथों में नहीं होती? तो ह्यूमरस, अल्ला और रेडियस, दे ऑल आर इन द अपर लिम्ब, बट द फीमर इन द थाई बोन, ये हमारी लैग में होती है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बोन फॉर्मिंग सेल्स, बोन बनाने वाले सेल्स क्या कहलाएंगे? बोन फॉर्मिंग सेल्स जो हैं वो ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं। ये ऑस्टियोब्लास्ट बोन बनाते हैं। ये डिवाइडिंग सेल्स ऑफ बोन्स होते हैं। दे आर द डिवाइडिंग सेल्स ऑफ बोन्स। तो इस तरह से ये बोन बनाने का काम करते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। दी क्रोमोसोम वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय, सबसे पहले क्रोमोसोम किसने ऑब्जर्व किया था? तो क्रोमोसोम की जो ऑब्जर्वेशन है वो सबसे पहले हुई थी टीएच मॉर्गन में, जिसने ड्रोसोफिला एक मक्खी थी उस पर सबसे पहले रिसर्च करके इस क्रोमोसोम को डिस्कवर किया था। सो ऑप्शन नंबर ए, टीएच मॉर्गन इज द राइट आंसर।